Hello everyone, this is Navneet Singh Rajpurohit. I take legal and current GK sections with Law Prep Tutorials. I am with you guys to take the stuff on GK. So these sessions will include classes on current GK. First of all, to start off, I should bring it to your notice, everybody of you's notice, that you must be aware that CLAT 2020 pattern is changed, and it is changed as compared to last year's. So now the total number of marks, first of all, is changed. Now instead of 200 marks, you get questions, 150 questions only, and distributed into 150 marks. So these out of 150 marks, as you know, even previously GK and legal were the most important sections. And even now they are the most important sections because they carry the maximum percentage of weightage of the total marks. So now this time CLAT has not actually told you the exact number of marks, but they have said that the current GK portion basically, let me change the pen of the color of the pen. Yeah. So current GK portion is now consisting of, they have said that it will be of 25% of the weightage of the whole paper. So whatever, like suppose 150 marks का पेपर आपके पास पूरा है, तो उसमें से 25% क्वेश्चंस जो है वो करंट जीके के ऊपर या ओवरऑल जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे. अब पास 3 या 4 सालों में ये देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करंट जीके के ही आते हैं. और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब मैं बात करता हूँ करंट जीके की, तो मेरा मतलब है कि आपको जो करंट जीके तैयार करनी है वो करनी है मई 2019 से लेके अभी मई 2020 तक की करंट जीके. यानी ये सारी जीके के टॉपिक आपके थॉरो होने चाहिए मई 2019 से मई 2020. पेपर एनीवेज अभी जैसे पोस्टपोन हो गया है, और जो पेपर पहले 10th मई का स्केड्यूल था 24th मई का होगा. तो मुझे आपको बताना चाहिए कि 24th मई का अगर पेपर है तो एटलीस्ट 15th मई तक की जीके आप थॉरो होनी चाहिए. 15th मई तक की जीके आपको थॉरो होनी चाहिए मंथ वाइज. अब तो इसको तो कर देते हैं रिलीज और आगे बढ़ते हैं हम. अब आगे के कुछ सेशंस में मैं आपको और बताऊंगा किस तरह यू हैव टू मास्टर दिस आर्ट ऑफ जनरल नॉलेज. लेकिन एक बात टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग माय सब्जेक्ट, दैट जनरल नॉलेज इज वन सच सब्जेक्ट जो कभी भी किसी के पढ़ाने से मास्टर्ड नहीं होता. टू बी वेरी फ्रैंक, you have to side by side have some research on your own. You have to side by side study on your own. You have to read a lot of stuff. So eventually CLAT जो फोकस करता है वो उन बंदों पे फोकस करता है who are well read. तो आपको अपने एंगल से भी बहुत कुछ पढ़ना है. क्लासेस सिर्फ एक सपोर्ट है, सिर्फ एक गाइडेंस का मोड है आपके लिए. सो यू हैव टू लिटरली, आई टेल यू द सोर्सेज हाउ यू कैन डू इट. So first of all, I should tell you that 1.5 months is like sufficient time if you have the proper planning and chart to prepare this section of general knowledge. इस बार के सिलेबस में थोड़ा सा भी चेंज आया है कि इस बार जनरल नॉलेज सेक्शन में कुछ आर्ट एंड कल्चर के सेपरेट क्वेश्चंस होंगे, और वो सारी चीजें भी इन्होंने बताई है. तो उन सारी चीजों को अपन आगे डिटेल में देखते रहेंगे. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई 2019 से लेके अब तक मई 2020 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो गया है. जो क्वेश्चंस पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था, अब उन्होंने कहा है जनरल नॉलेज सेक्शन में भी वो पैसेजेस देंगे आपको. तो आपको यानी जीके में भी एक पूरा पैसेज मिलेगा, और उस पैसेज विल बी फॉलोड बाय एटलीस्ट 4 और 5 MCQs. इस तरीके से आपको पेपर जनरल नॉलेज में इस बार पूछा जाएगा, यानी एक पैसेज एंड देन फॉलोड बाय 4 और 5 क्वेश्चंस. जिस तरह आप लॉजिकल रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड में उसी पैसेजेस के बेस पे इन्फ्रेंस निकाल के क्वेश्चंस आंसर करते हैं, जीके में थोड़ा सा डिफरेंट होगा. जीके में पैसेज किसी के बारे में बात करेगा, और वो बेसिकली आपका पैसेज से बियॉन्ड नॉलेज आपसे पूछेंगे. तो उसका आंसर जरूरी नहीं है पैसेज में होगा. पैसेज तो आपको एक थॉट, एक लाइन ऑफ थॉट के लिए दिया जाएगा कि भाई इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं.
जैसा कि आपने वेबसाइट क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे भी देखा होगा, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 आप जरूर देखें। उसमें आपको जो जीके सेक्शन में क्वेश्चंस दिखेंगे उसको देख के भी आपको काफी आइडिया लगेगा कि क्लैट किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाला है इस बार। तो उस तरीके से आप फोकस करें। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। आई टेल यू हाउ यू कैन प्रिपेयर, प्लस आई गिव यू सम नोट्स। तो जब भी मेरी क्लास में बैठे हैं आप, यू शुड हैव अ GK diary with you, a notebook, something like that, where you can write down stuff. So I'll speak and I'll dictate because general knowledge में कुछ बोर्ड में समझाने जैसा कम होता है. So we do have a screen, but there I'll only write down few names जो आप सुन नहीं पाएंगे ढंग से, तो उनको आप तैयार करें. तो मैं बेसिकली इसमें अब आपको ऐसा करना होता है कि क्लैट तो बेसिकली ये बोल रहा है that you have to go through the newspapers regularly. तो जो पैसेजेस आएंगे they'll be from the newspapers itself. तो सबसे बड़ा important source आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो आज के डेट में बन के निकल गया है वो है न्यूज़पेपर्स. अब न्यूज़पेपर्स में भी जो क्लैट असर्ट कर रहा है वो 3 न्यूज़पेपर्स के ऊपर बात कर रहा है. सबसे बड़ा तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जीके का सोर्स होने वाला है द हिंदू. दूसरा सोर्स हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस. आप उसको जरूर पढ़ें, अभी से भी पढ़ लें जितना इट इज. जो भी अपन पढ़ते हैं वो नहीं से तो बेटर ही है. और तीसरा न्यूज़पेपर जो क्लैट बता रहा है वो है इकोनॉमिक टाइम्स. तो इन तीनों चीजों को आप इन तीनों न्यूज़पेपर्स को आप रेगुलरली पढ़ें, यही आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा. Sorry, there was a disruption in class. So these are the 3 newspapers that are very useful for you. The Hindu, Indian Express and the Economic Times. You have to continuously go through these newspapers. अभी भी अगर 1-1.5 महीना है आप पढ़ें तो एटलीस्ट आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी और आपको समझ में आएगा. तो जो जीके में ज्यादातर पैसेजेस आएंगे वो किसी ना किसी सोर्स से होंगे. तो ये 3 तो एक कॉमन सोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ वेब सोर्सेज भी हो सकते हैं. तो हम हमारी कोशिश ये कर सकते हैं, वी कैन ट्राई लेवल बेस्ट कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़े टॉपिक्स जो बड़ी रेजिंग इश्यूज चल रहे हैं उनको हम डिटेल में कवर कर लें, ताकि आप उन पे अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो वो आसानी से आंसर कर सकते हो. दैट इज आवर मोटो. तो आई थिंक आई शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम ऑफ योर गाइस. और सबसे पहले जिस इशू पे मैं आज बात करूंगा वो इशू होगा यूएस तालिबान की पीस डील. आप सबको ध्यान होगा कि यूएस और तालिबान ने अभी पीस डील साइन करी है और ये पीस डील काफी इंपॉर्टेंट है. अभी दोहा कतर में पीस डील साइन हुई है. मैं आपको रेगुलरली नोट्स दूंगा, आप प्लीज अपने पेन और डायरी नोटबुक अपने साथ रखें, चीजों को लिखते रहें. थोड़ा सा तेज भी चलेंगे हम क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. तो यूएस तालिबान पीस डील पे सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे, यूएस तालिबान पीस डील. ओके, अभी जैसा कि पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. यू मस्ट बी नोइंग कि तालिबान क्या है एंड द होल स्टफ अबाउट इट. So you must be knowing that Afghanistan anyways had been under a very disturbing government right from like past few decades. So what happened, like seeing the vacuum of governance in Taliban, it was Soviet Union who first interrupted in the governance of Taliban, and Taliban were mostly influenced by the Soviet Union forces. And you definitely know this point that in the whole world there is a kind of this Cold War going. कोल्ड वॉर दुनिया में. अच्छा ये भी ध्यान रखें, जीके में हम थोड़ा डिस्कशन रैंडम करते हैं चीजें, क्योंकि जनरल नॉलेज है, उसको स्पेसिफिक बनाने में बिलीव नहीं करता मैं. तो जो भी रैंडम क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ताकि आपका ओवरऑल जनरल नॉलेज बढ़े. तो अभी जैसे मैंने बात करी यूएस और रशिया या सोवियत यूनियन के डिस्प्यूट की, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट दे आर अंडर अ कोल्ड वॉर. और ये जो कोल्ड वॉर है बिटवीन यूएस एंड Soviet Union, that was started, it is believed that it started in 1945 and it went on till 1992. अब इसके भी पीछे एक लॉजिक है. इसके पीछे लॉजिक ये है कि बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच किक्ड ऑफ इन 1939, तो उससे पहले जो वर्ल्ड पावर माना जाता था, सुपर पावर, वो सोवियत यूनियन को माना जाता था. But in 1945, you know how the World War ended. The Second World War ended by when
United States of America bombed Hiroshima and Nagasaki and showed to the world for the first time that they are also a nuclearly powered country. और उसी से ही उन्होंने अपना प्रेजेंस दुनिया में स्ट्राइक करवाया कि वी आर ऑल्सो वन पावर हु इज कमिंग अप क्वाइट फैबुलसली. तो कोल्ड वॉर बेसिकली क्या होता है? कोल्ड वॉर में यू डोंट फाइट विथ गन्स एंड बुलेट्स एंड बॉम्ब्स ऑन द फ्रंटियर्स, यू फाइट मेंटली. सो बेसिकली अगर आप लोगों का उदाहरण लूं तो क्लास में अगर दो बच्चे अगर मान लो एक कोई भी स्कोर्स को लेके फाइट करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फाइट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर. यू डोंट लिटरली फाइट बट यू बेसिकली मेंटली, आप मेंटली फाइट करते हैं. तो अमेरिका और सोवियत यूनियन में 1945 ऑनवर्ड से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें दोनों ने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस रेस, इन सब चीजों में पार्ट लिया. इसीलिए आपको पता हो कि इन दोनों के अचीवमेंट्स ऑलमोस्ट इक्वली चले हैं उसके बाद से. सो अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में तो आपको पता पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून वाज the Armstrong guy, so he was from America, and then first person to go in space was from Russia. तो इस तरह का जो है वो कोल्ड वॉर चल रहा था. इस कोल्ड वॉर का अंत 1992 में माना जाता है ऐसा, एंड दिस द रीजन बिकॉज कि सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया. तो सोवियत यूनियन जब वेरियस टेरिटरीज में स्प्लिट हुआ, जब रशिया, उज्बेकिस्तान, ये सारी टेरिटरीज आप देखते हैं, तो इसको एक साइकोलॉजिकल लॉस माना जाता है सोवियत यूनियन के लिए. तो ऐसा माना जाता है कि 1945 1992 ये कोल्ड वॉर चला, और 1992 में जैसे ही सोवियत यूनियन स्प्लिट हुआ तो इट इज बिलीव दैट अमेरिका वन दैट कोल्ड वॉर एंड अमेरिका इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर इन 1992. तब से ही अमेरिका को बेसिकली इस चीज से प्रॉब्लम थी कि अफगानिस्तान और ये जो रीजन है, एशियन रीजन, इसमें रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो उसको ब्रेक करना था. इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि तालिबान का इमरजेंस कैसे हुआ. सो बेसिकली पाकिस्तान की सपोर्ट से अमेरिका ने कुछ एक स्टूडेंट ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और ये जो बंदे हैं जो तालिबान बाद में जाके बना, ये बेसिकली एक एजुकेशनल ग्रुप था जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ मूव हुआ अंडर द गाइज दैट दे आर गोइंग ऑन एजुकेशनल ट्रिप. जबकि हिडन एजेंडा, हिडन प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी अमेरिका की और पाकिस्तान की थी that they will wage war against the Soviet Union which is present in Afghanistan at that time. और इस तालिबान के उस समय obviously it was not called as Taliban, it was some students group, लेकिन these people went in numbers to Afghanistan from Pakistan having full-fledged training in weapons. अमेरिका इनको weapons भी सप्लाई करता था. धीरे धीरे इन्होंने गवर्नेंस पर अटैक चालू किए और वहां पे सोवियत यूनियन को ये सक्सेसफुली बाहर निकालने में कामयाब हुए. इसीलिए ये माना जाता है कि सोवियत यूनियन जैसे ही बाहर गया अफगानिस्तान से, 1996 का पीरियड था जब से तालिबान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ गया और उन्होंने एक सेपरेट गवर्नेंस क्लेम कर दी. इतनी बड़ी बात है कि 1996 से लेके 2001 तक 1996 से लेके 2001 तक तालिबान का प्रेजेंस एज अ गवर्नमेंट रहा अफगानिस्तान में. सो दैट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट. उनकी कैपिटल थी कांदाहार. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट में भी लिखा दूंगा. नोट्स में कांदाहार कैपिटल थी उनकी, एंड दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ गवर्नमेंट. 2001 में जैसा कहते हैं उनकी बुद्धि थोड़ी सी फिर गई और उन्होंने जो ट्विन टावर अटैक अमेरिका में हुआ ओसामा बिन लादेन द्वारा वो किया, और फिर अमेरिका इंटरवीन इनटू अफगानिस्तान इन 2001 और बेसिकली अमेरिका वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, बेसिकली अगेंस्ट तालिबान इन हंट ऑफ ओसामा बिन लादेन. तब से उनके दिन खराब चालू हो गए. तो 2001 ऑनवर्ड से लेकर 2019-20 तक ये जो यूएस तालिबान वॉर चला है, और फाइनली 2020 में बीच में भी काफी प्रोसेसेस हुए पीस डील्स तालिबान अमेरिका के बीच में, लेकिन 2020 फाइनली फरवरी में इन्होंने एक पीस डील साइन की है. तो वो पीस डील काफी न्यूज़पेपर्स में कवर हुई, हो सकता है उसके ऊपर आपको एक पैसेज आ जाए. तो उस पैसेज के बाद क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, हम पूरे तालिबान के ऊपर, पूरे अमेरिकन इस पीस डील के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे अब हम तैयार कर लेते हैं. तो आप हेडिंग डाल दें यूएस तालिबान पीस डील, इसको आप अपने नोट्स में हेडिंग डाल दें. मैं आगे आपको पॉइंट्स बताता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके. इसको मैं रेज कर देता हूं. तो यूएस तालिबान पीस डील आप हेडिंग डाल दें. मैं बताता हूं इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये डील साइन कहां हुई. तो ये ध्यान रखना दैट दिस डील वाज साइंड इन Doha. Doha is the capital of Qatar. This deal was signed in Doha. And then secondly, आपको क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि कौन सी डेट को ये डील साइन हुई. तो ये ध्यान रखें कि ये डील साइन हुई है 29 फरवरी 2020. This can be a question. इस पे ध्यान रखें.
दोहा कतर में ये साइन हुई पीस डील। 29 फरवरी 2020 को ये पीस डील साइन हुई, और इससे क्या अचीव हुआ वो भी नीचे लिख लें। दिस पीस डील sought to end the 18 year long अफगान वॉर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अफगान वॉर का अंत ऐसा माना जा रहा है कि इस पीस डील ने कर दिया है। अफगान वॉर, तो मैं आपको जैसा बता रहा था अमेरिका एंटर हुआ 2001 में, तो 2001 से लेके 2019 तक का पीरियड ये लोग मानते हैं बेसिकली। तो अफगान वॉर जो 18 साल की अफगान वॉर चली, 18 इयर्स, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 18 इयर्स अफगान वॉर 2001 to 2009। ओके, don't go on my handwriting, I'm writing with this digital pen, so it's not a normal pen. So Afghan War 18 years 2001 to 2019। 18 years अफगान वॉर को इस पीस डील से एंड करने का इन्होंने प्लानिंग किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि किसने साइन किया। तो द यूएस रिप्रेजेंटेटिव हु साइन दिस डील, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव था जिसने इस डील को साइन किया, उसका नाम इंपॉर्टेंट है। यूएस रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली ही इज द स्पेशल एनवॉय ऑफ यूएस स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान। ज़ल्मय खलीजाद नाम है इनका। मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं आपके लिए। ज़ल्मय खलीजाद। So he was representing American representative who signed the deal. And जो तालिबान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने डील साइन करी वो हैं मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। So I'll write down his name as well, मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। So he is basically the Taliban official chief, the Taliban political chief, I beg your pardon, the Taliban political chief, जिसने तालिबान की तरफ से ये डील साइन करी है। तो ज़ल्मय खलीजाद फ्रॉम अमेरिका एंड मुल्ला अब्दुल घनी बरादर फ्रॉम तालिबान हु हैज साइंड दिस डील। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए इनफैक्ट। तो ये दोनों हैं जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान, यूएस स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान, और वो हैं तालिबान पॉलिटिकल चीफ मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। दे हैव साइंड द डील। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द डील? सो द प्रॉमिस फ्रॉम द यूएस साइड, इस पे सवाल आ सकता है कि अमेरिका ने क्या प्रॉमिस किया है। So America has promised to withdraw the soldiers. ये अमेरिका का प्रॉमिस है, withdraw the soldiers, और इसके लिए टाइम लिमिट सेट करी गई है to withdraw the soldiers in 14 months, next 14 months में यूएस अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करेगा from Afghanistan. This is the promise from America's side. Now the promise from Taliban side is to release the prisoners. Taliban का promise है to release the prisoners. तो जो अमेरिकन फोर्सेस के कुछ आर्मी पर्सनल या अफगानिस्तान पुलिसमैन, अफगानिस्तान आर्मी के पर्सनल्स, कुछ सिविलियंस को भी उन्होंने प्रिजन करके रखा है, उनको रिलीज करने का प्रॉमिस किया है तालिबान ने। ये तो दोनों की तरफ से प्रॉमिसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप जरूर मेंशन कर देना एक और, अनदर टर्म ऑफ द अग्रीमेंट, ये लिख लें आप। अनदर टर्म ऑफ द अग्रीमेंट इज दैट the deal will also set the negotiations between Afghanistan government and Taliban. So minded the peace deal is between America and Taliban, but one of the terms is ये भी है कि Taliban is made to agree कि now they will also enter into negotiations with Afghanistan government.
जो डायरेक्टली इस डील का पार्ट नहीं है. So now the Taliban will also enter into negotiations with Afghan government. This is also part of the deal. इसको भी आप जरूर मेंशन कर लें. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें कि अपन अब तालिबान के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. तालिबान के बारे में फैक्चुअल क्वेश्चंस. तो बेसिकली कोई भी करंट जीके टॉपिक जो न्यूज में होता है उसमें आप ध्यान रखें कि क्लैट हो सकता है इन डेप्थ क्वेश्चंस के ऊपर जाए. आपको इन डेप्थ क्वेश्चन में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डीप तक क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे. तो हो सकता है तालिबान न्यूज में तो तालिबान के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए. तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें. तालिबान के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं हम. सबसे पहले तालिबान इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम. तालिबान इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. तालिबान का दूसरा नाम मेंशन कर लें इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. IEA बोलते हैं. इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान का दूसरा नाम है. इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट मेंशन कर लें दैट तालिबान वाज फाउंडेड इन 1994. तालिबान वाज फाउंडेड इन 1994 एंड द फाउंडर वाज मोहम्मद उमर. मोहम्मद उमर द फाउंडर ऑफ तालिबान. 1994 में तालिबान फाइंड हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें इट्स अ सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन. सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और प्रो शरिया लॉ से चलती है. ये दोनों पॉइंट भी आप मेंशन कर लें. इट्स अ सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता होना चाहिए इस्लाम के दो सेक्ट्स हैं, मेजर सेक्ट्स हैं, शियाज और सुन्नीज. तो जो सुन्नी है वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट भी माने जाते हैं. तालिबान सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और शारिया लॉ फॉलो करती है. तो प्रो शारिया लॉ. इट फॉलोज प्रो शारिया. इट्स अ प्रो शारिया लॉ ऑर्गेनाइजेशन. प्रो शारिया लॉ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी काफी स्ट्रिक्ट लॉ है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं करंट तालिबान लीडर. अभी तालिबान का जो चीफ है उसका नाम लिख लें हिबातुल्ला. मैं यहां लिख लेता हूं करंट तालिबान चीफ हिबातुल्ला अखुंदजादा. हिबातुल्ला अखुंदजादा. ही इज द करंट चीफ ऑफ तालिबान. हिबातुल्ला अखुंदजादा. वेरी इंपॉर्टेंट नेम. इसको आप अंडरलाइन जरूर मेंशन करना. इट्स इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख लेते हैं. तालिबान का क्या बैकग्राउंड है उसको मेंशन कर लें. सो लिख लें तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान फ्रॉम, मैंने पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1996 to 2001. तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 to 2001. ठीक है. लाइक दे रूल्ड मोर देन 3/4 ऑफ अफगानिस्तान. तो बेसिकली अफगानिस्तान को ही पूरा रूल माना जाता है. और मैंने पहले भी बताया, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं. जो उनकी कैपिटल थी उस समय वो थी कांदाहार. कांदाहार वॉज देयर कैपिटल. और 2001 में के लिए लिख देना until they were outrooted by American forces. Until they were outrooted by American forces in December 2001. Until they were outrooted by American forces in December 2001. इसको जरूर मेंशन करना. Following what? अमेरिका क्यों चिढ़ा इनकी वजह से? Following the September 11 attacks. Following the September 11 attacks. September 11, 2001 आप जानते होंगे ट्विन टावर अटैक जो हुआ, उसके अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया. और लास्ट पॉइंट मेंशन कर दें, द मोस्टली तालिबान कंसिस्ट ऑफ पाश्तून ट्राइब्समैन. मोस्टली तालिबान कंसिस्ट ऑफ पाश्तून ट्राइब्समैन. पाश्तून ट्राइब है वहां की, एक अफगान ट्राइब है.
उनसे कंसिस्ट करता है। ये ज्यादातर उसमें वो लोग हैं, एथनिक अफगानी ट्राइब है ये, पाश्तून ट्राइब्स में। और अब लास्ट पॉइंट में लिख लें, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी का नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। तो अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अशरफ घानी इज द करंट अफगानिस्तान प्रेसिडेंट। तो अब आपने नोट किया होगा कि किस तरह हमने एक न्यूज, एक पीस डील जो यूएस तालिबान की हुई, उसको किस तरह हमने बॉटम तक हमने सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से निकाल के प्रिपेयर किए। क्लैट आपको हो सकता है किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी वेब सोर्स से एक आर्टिकल पूरा इस यूएस तालिबान डील के ऊपर दे देगा। हो सकता है उसमें कुछ ब्लैंक्स हों, ये जो नाम हमने इतने पढ़े यूएस रिप्रेजेंटेटिव या अमेरिकन या तालिबान रिप्रेजेंटेटिव का नाम ब्लैंक हो जाए और क्लैट आपसे पूछे फिल इन द ब्लैंक ये बंदा कौन है जिसने डील साइन करी, या उसी के बेस्ड के ऊपर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, तो पूरा यूएस तालिबान इशू आपको पता होना चाहिए डेप्थ में, ताकि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। ये मैं आपको डिटेल में अभी फर्स्ट क्लास में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी आर्ट समझ में आए कि हाउ डू यू हैव टू स्टडी जनरल नॉलेज। और हमेशा ध्यान रखें, जनरल नॉलेज में जितना ज्यादा और डेप्थ में हम पढ़ें उतना कम माना जाता है, तो इसलिए अपनी एक स्टडी को हमेशा एक्सटेंसिव रखें। और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पैसेज बेस्ड, उसमें तो और एक्सटेंसिव स्टडी इंपॉर्टेंट हो गई है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूं। ये था यूएस पर तालिबान डील के बारे में। अगला मेरा टॉपिक जो होगा वो भी काफी चीज जो न्यूज में है, और आपने इस बंदे का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं हार्वे विंस्टन। हार्वे विंस्टन का नाम आपने सुना होगा, हार्वे विंस्टन। हार्वे विंस्टन का नाम आपने सुना होगा। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हार्वे विंस्टन के बारे में। और आपको अगर याद नहीं आ रहा दैट विच टॉपिक ही इज एसोसिएटेड विद, तो आई शुड टेल यू दैट ही इज एसोसिएटेड विद समवॉट। आपने अगर अब आपको क्लिक हो जाए, आपने सुना है हैशटैग मी टू के बारे में। हैशटैग मी टू एक बहुत पॉपुलर इवेंट है, और साल 1.5 साल पहले इंडिया में भी पिक हुआ था हैशटैग मी टू, लाइक द एंड ऑफ 2018 और सो। और हैशटैग मी टू बेसिकली एक सटायरिकल फॉर्म है जिससे ऑल दोज विमेन who have some way or the other way faced some physical or emotional or mental torture or harassment, especially professionally. I am again repeating, especially professionally in their work area or in their offices or wherever they used to work. तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने कहीं हरासमेंट फेस किया है, तो वो जो एक सोसाइटल स्टिग्मा है जिसकी वजह से दे कैन नॉट कम अप इन फ्रंट, तो एकदम से ये मूवमेंट चला हुआ जिसमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे द वुमेन हु हैव बीन harassed by their employers, they came out in public on social platforms and expressed their whole story and the agony that they had to go through. and उसके साथ उन्होंने लास्ट में हैशटैग मी टू ऐड किया, तो उससे समझ गए। तो हैशटैग मी टू मतलब मैं भी। तो जो सेक्सुअली हैरास हुआ है उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट था to unleash or to disclose all those names or identities of people who have done this cynical work or cynical act against the women in their offices and all. तो ये मूवमेंट वैसे तो काफी पुराना है, और सबसे पहली बार क्लैट अब आपको इसमें अगर पैसेज देगा तो काफी चीजें पूछ सकता है। हार्वे विंस्टन जो मैंने नाम लिखा है ये बेसिकली हॉलीवुड के एक एक्टर है, and basically later on he went on to become director producer and he was also the jury in Oscars, काफी बड़ा अवार्ड है वर्ल्ड का, उसकी जूरी के मेंबर भी थे। और हार्वे विंस्टन इज लेटेस्टली अभी इनको सेक्स क्राइम्स के लिए पनिशमेंट मिल गया है, ही इज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्स क्राइम्स। तो ये बेसिकली उसी समय हैशटैग मी टू से ही इनका जो है रिवील हुआ था इनका एक्ट, और जिसपे फिर इनका ट्रायल चला और अभी इनको फाइनली सेंटेंस कर दिया गया। तो हिंदू और सारे अखबारों ने, देश विदेश के अखबारों ने इनके ऊपर काफी आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो आपको ये पूरा हैशटैग मी टू बारे मूवमेंट के बारे में यू शुड बी नोइंग इट। सो आई टेल यू सम क्वेश्चंस के इसके ऊपर क्या बनते हैं। तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल दें हैशटैग मी टू या हार्वे विंस्टन, आप हेडिंग डाल सकते हैं, इधर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी आप हेडिंग डाल दें। और हार्वे विंस्टन अगर आपने हेडिंग डाली है तो नीचे थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। द एक्स जूरी मेंबर ऑफ ऑस्कर्स एंड एन हॉलीवुड एक्टर, एक्स जूरी मेंबर ऑफ ऑस्कर्स एंड ऑल्सो हॉलीवुड एक्टर हार्वे विंस्टन।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखें एक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों मेंशन कर देना, एक्स एक्टर एंड ऑल्सो द हॉलीवुड प्रोड्यूसर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करना ही इज बीन सेंटेंस टू, क्लैट हो सकता है आपसे पूछ ले कितने टाइम के लिए इनको सेंटेंस किया गया है, तो ही इज बीन सेंटेंस टू 29 years imprisonment, 29 years imprisonment फॉर, रीजन भी मेंशन करने, फॉर सेक्स क्राइम्स। 29 years imprisonment हार्वे विंस्टन को दिया गया है फॉर सेक्स क्राइम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिख लें in 2018 his heinous act was revealed. In 2018 his heinous act was revealed. His heinous act was revealed by the हॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अलीसा मिलानो। अलीसा मिलानो ने इनके अगेंस्ट रिवील किया था। अलीसा मिलानो ने थ्रू द हैशटैग #MeToo मूवमेंट। अलीसा मिलानो हॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है जिन्होंने इनको एक्सपोज किया था। इंपॉर्टेंट नेम है अलीसा मिलानो, #MeToo के थ्रू एक्सपोज किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करें। अब #MeToo के बारे में कुछ चीजें लिखें आप। #MeToo के बारे में कुछ चीजें लिखें। दैट #MeToo मूवमेंट वो स्टार्टेड इन 2006, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 2006 में स्टार्ट किया गया था ये मूवमेंट, और मूवमेंट को स्टार्ट करने वाली एक अमेरिकन लेडी थी, तराना बुर्के। लेडी का नाम इंपॉर्टेंट है, तराना बुर्के वॉज द अमेरिकन लेडी, यूएस की लेडी हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को इनिशिएट किया है। तराना बुर्के 2006 में ये मूवमेंट इनिशिएट हुआ तराना बुर्के द्वारा। और ये ध्यान रहे कि 2017 में तराना बुर्के को पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया टाइम्स मैगजीन ने। 2017 तराना बुर्के वॉज नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया 2017 में तराना बुर्के को। अब इसमें कुछ इंडिया की रेलेवेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में किन किन लोगों ने इस मूवमेंट को रेज किया, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ अमेरिकन लोगों के नाम पढ़े, तो इंडिया में भी काफी मूवमेंट ये पिक हुआ था। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखें इन इंडिया दिस मूवमेंट गेन मोमेंटम। इंडिया में दिस मूवमेंट गेन मोमेंटम व्हेन द बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इंडिया में इसको, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इसको सबसे पहली बार इनिशिएट किया। और किसके अगेंस्ट #MeToo इनिशिएट किया उन्होंने, सरप्राइज हो जाएंगे थोड़ा आप, नाना पाटेकर। हालांकि कुछ ज्यादा कंक्लूजन निकला नहीं उसका, लेकिन नाना पाटेकर के अगेंस्ट तनुश्री दत्ता ने #MeToo को इंडिया में रेज किया। और उसी दौरान एक मिनिस्टर भी इसके स्कैनर में आए थे, कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर थे MJ अकबर। He also came under the scanner for #MeToo movement। उनके अगेंस्ट भी एक जर्नलिस्ट ने इनिशिएट किया #MeToo। MJ अकबर। यस, ये नाम इंपॉर्टेंट है MJ अकबर का, द सेंट्रल मिनिस्टर एट दैट टाइम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो #MeToo के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और मैं आपका इसके ऊपर तैयार करवा देता हूँ कि इस सारे मूवमेंट के बाद आपको हो सकता है क्लैट ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो प्रोफेशनल हरासमेंट होता है विमेन का, जो वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट होता है, उसके ऊपर कौन सा फेमस सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो हमेशा ध्यान रखना विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट में बता देता हूं, पहले केस लिख देता हूं मैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत लैंडमार्क केस है, फ्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बेसिकली इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस की गाइडलाइंस दी थी। तो ये लैंडमार्क केस है फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस। एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है। इसी केस में गाइडलाइंस इश्यू करी थी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। तो उसी का इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल भी लेके आई थी, आप उसको भी मेंशन कर दें, उस बिल को भी, उस एक्ट को मेंशन कर दें। उस एक्ट का नाम है द पार्लियामेंट इनैक्टेड एन एक्ट, आप इसमें लिख लें, द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लेजिस्लेशन implementing the guidelines of विशाखा केस। implementing the guidelines of विशाखा केस, जो विशाखा केस में गाइडलाइंस दी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ये एक्ट लेके आई। और उस एक्ट का नाम है, आप मैं ओरली बता देता हूं, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस, और ब्रैकेट्स में आएगा प्रिवेंशन ब्रैकेट क्लोज एक्ट, 2013 का एक्ट है ये। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस 2013 का एक्ट है, 2013 का ये एक्ट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसी से ही द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट हैज sought to prevent the sexual harassment of women at workplaces. So that's a very important legislation. तो ये पूरा हैशटैग मीटू के ऊपर और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस के ऊपर जनरल नॉलेज था। अब आपने फिर नोट किया होगा कि किस तरह न्यूज में सिर्फ हार्वे विंस्टन थे, हार्वे विंस्टन को सजा हुई, इतना सा न्यूज में था, लेकिन हमने किस तरह उसकी डीप में जाके, क्योंकि अगर आपको कोई आर्टिकल आएगा हिंदू का या किसी कहीं से भी अगर आपको इसके ऊपर आर्टिकल क्लैट दे देगा, तो इस आर्टिकल में फिर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो हैशटैग मी टू कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इंडिया में किसने स्टार्ट किया, इंडिया में कौन सी एक्ट्रेस थी, किस एक्टर के अगेंस्ट किया, और कौन सा वो सुप्रीम कोर्ट का केस है जो उसकी गाइडलाइंस देता है, एक्ट का नाम क्या है, सारे क्वेश्चंस आपको इस पे बनते हैं। तो आपको उस टॉपिक को पूरी तरीके से डीप में जाके यू हैव टू फिनिश दैट टॉपिक, ताकि उस टॉपिक पर अगर कोई पैसेज आ जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने एक और टॉपिक हार्वे विंस्टन वाला कवर किया। अब फरवरी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, देन वील गो टू मार्च में तो कोरोना वायरस के अलावा कुछ चला नहीं है। कोरोना वायरस को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आगे वाली क्लासेस में, बट तो मैं अभी फरवरी के ऊपर ही बातें कर रहा हूँ। तो फरवरी में मैंने दो आपको बड़े टॉपिक पढ़ाए, एक तो यूएस तालिबान का पूरा इशू बताया डील का, और दूसरा मैंने हार्वे विंस्टन के बारे में बताया। अब इसके अलावा फरवरी में ऑब्वियसली 25 फरवरी को नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ, काफी बड़ा इवेंट है। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें एक सेपरेट क्लास चाहिएगी, तो वो हम आगे की किसी क्लास में कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ और एक जी के कुछ और भी बता देता हूँ। हम डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बार में आए, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है। इट्स लाइक रियली ग्रेट दैट फाइनली इन इंडिया द वुमेन इन आर्मी हैव गॉट अ परमानेंट कमीशन। तो इस पे भी बहुत इक्वालिटी को लेके बहुत बड़ा मेजर स्टेप है ये, एंड इट इज अ बिग स्टेप बाय द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट इंश्योरिंग इक्वालिटी फॉर विमेन एंड डिफेंस फोर्सेस, जो काफी दिनों से इनकम्प्लीट सी थी। तो हमारा अगला टॉपिक होगा परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। तो बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं।
कि बाकी सारी जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें मोस्टली जगह इक्वालिटी है, और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है स्टेट पॉलिसी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्ट 4 में, जो बेसिकली कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और हमेशा आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत क्लियरली कहता है दैट देयर शुड बी इक्वालिटी एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमारे रेलेवेंस के लिए है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सो यू मस्ट बी नोइंग आर्टिकल 14 से 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, और जिसमें आर्टिकल 15 और 16 है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 16 आपके लिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आर्टिकल 16, क्योंकि आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का आर्टिकल क्लियरली कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, कास्ट है, रिलीजन है, रेस है, 5 ग्राउंड्स हैं। लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट अभी है कि सेक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। हाउएवर ये हमेशा माना जाता है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल है तो फिर भी अलाउड है, बट अब क्या रीजनेबल और क्या अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है इसको तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है। कोर्ट और जुडिशरी हैज टू टेक द फाइनल कॉल। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन चल रही थी जिसमें लोगों ने चैलेंज किया था कि नॉट गिविंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन आर्मी इज बेसिकली एन अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, इट्स नॉट अ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट इट शुड बी, दिस रूल ईदर शुड बी क्वॉश्ड और द वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया था, और फाइनली द वुमेन हैव वन द केस and they have finally taken a permanent commission for themselves even in army। तो इस टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपन देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे अगर क्लैट क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाँ ये ध्यान रखें, आपको यहाँ याद दिला दूं कि ये जितनी भी लीगल से कनेक्टेड करंट चीजें हैं, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जजमेंट या कोई एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, ध्यान रहे इस बार के फ्लैट के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल का भी सवाल है। सो जनरल नॉलेज में तो ऑब्वियसली आ ही सकता है, प्लस अब जो मैं आपको ये बता रहा हूं बिल, ये आपका ये जो जजमेंट है ये आपको लीगल में भी पैसेज आ सकता है इसके रिगार्डिंग, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन या लीगल रीजनिंग सेक्शन में, क्योंकि लीगल में इस बार उन्होंने कहा है ज्यादातर पैसेजेस जो होंगे वो करंट लीगल इंपॉर्टेंस और करंट लीगल इवेंट्स के ऊपर होंगे, जिसमें मेजरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और जो एक्ट्स और बिल्स इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट पास कर रही है उनके ऊपर होंगे। तो ये वाला जजमेंट एनीवेज उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डुअल पर्पस सॉल्व करता है, इसको ध्यान से रखें। सबसे पहला सवाल किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर जो क्लैट का बनता है वो बनता है कौन सी बेंच ने इस जजमेंट को दिया। तो आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मतलब होता है, यू मस्ट बी नोइंग इट, दैट द बेंच इज बेसिकली the number and the per name of the judges who have given the judgment. So always remember that Supreme Court always runs with at least two judges. So it never has a single bench. वो हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा डिविजनल बेंच काम करती है, दैट इज द बेंच ऑफ 2 जजेस, वो मिनिमम है। उसके बाद बेंचेस चेंज होती रहती है, जैसा कि मैंने कहा जी के रैंडम नॉलेज है, तो अभी इस पे अगर चर्चा चल रही है तो आई शुड टेल यू दैट सुप्रीम कोर्ट की वेरियस बेंचेस होती है, ऑर्डिनरी बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, एपेलेट बेंचेस। तो उसमें आप ध्यान रखना कि मिनिमम कोई सी भी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर देगी तो मिनिमम 2 जजेस उसके अंदर होने चाहिए। क्लैट कई बार पूछ लेता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 14। क्लैट अगर पूछ ले मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 5 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हमेशा मिनिमम स्ट्रेंथ 5 होती है और मैक्सिमम 14 जजेस की बेंच हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि सबसे बड़ी बेंच हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। और जो सबसे कम अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच होगी उसमें 2 जजेस तो होंगे ही होंगे। तो ये जो जजमेंट दिया है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। मैं इस हेडिंग को मिटा के जजेस के नाम लिख लेता हूं जिसने जजमेंट दिया है। जस्टिस J is for जस्टिस DY चंद्रचूड़, एंड जस्टिस अजय रस्तोगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी सुप्रीम कोर्ट के
जजमेंट जब आता है तो उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ही सबसे पहले ये बनता है कि किस बेंच ने ये जजमेंट दिया। तो हमेशा आप भी ध्यान रखें, इसके अलावा भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अगर आप प्रिपेयर करें, so keep this thing in mind that you should be knowing the bench that has given the judgment. So this judgment was given by Justice D.Y. Chandrachud and Justice Ajay Rastogi. Okay, I hope you might have written down the names of the judges. Next point में लिखे। Next point. So the judgment has granted permanent commission. The judgment has granted permanent commission. We can call it PC. The judgment has granted permanent commission to SSC women officers. SSC women officers. Now I must tell you what does SSC stands for. So this is the other commission. This is called as Short Service Commission. So the judgment has granted permanent commission to Short Service Commission women officers. तो ये बेसिकली अभी तक women officers को Short Service Commission ही अलाउ होता था, उसी में वो रिक्रूट होती थी। अब उनको परमानेंट कमीशन अलॉट कर दिया गया है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है that the order has to be complied or the order has to be implemented within 3 months. 3 months का टाइम दिया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। The order has to be implemented in 3 months. आप देखें किस तरह जनरल नॉलेज में हम क्वेश्चंस में धीरे धीरे डीप जा रहे हैं। So the order has to be implemented in 3 months. 3 months should be double underlined. This is a very important point. So next point. So basically the Supreme Court was hearing an appeal in this case. So it was in 2010 when Delhi High Court had granted permanent commission. 2010 में Delhi High Court had granted permanent commission to women. Granted PC. 2010 the Delhi High Court had granted or allowed permanent commission to women. ठीक है, on a petition by Babita Punia and others. Babita Punia and others. Now we are coming on to the name of the case. Citation. Legal language में इसको citation कहा जाता है। केस की citation क्या है? तो जो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी और जिससे रिलीफ भी मिली वो बबीता पूनिया एंड अदर्स की पिटीशन थी। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया था। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगला पॉइंट हमारा यही होगा। एंड दस द केस साइटेशन, जो अभी केस की साइटेशन है वो यही है, बबीता पूनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बबीता पूनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस में ये रिलीफ मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्लैट का। देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी थी। और आपको पता है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट कोई सी भी रिलीफ दे देती है या कोई जजमेंट ग्रांट कर देती है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है जो उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, दे कैन फाइल एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। और वो ही किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो आर्मी की साइड है, डिफेंस की साइड, हैड गॉन टू सुप्रीम कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर एंड दस द ऑर्डर वाज अपील्ड अगेंस्ट। द ऑर्डर वाज अपील्ड अगेंस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया। सो बेसिकली हम ये अपनी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज, सो देयर आर टू टर्म्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज ईदर अपहेल्ड और द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड। तो आई विल से द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड। जब भी लोअर कोर्ट का कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट मेंटेन रखता है तो उसको अपहेल्ड कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द डिसीजन। और अगर चेंज कर देता तो हम बोलते ओवररूल्ड द डिसीजन। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द डिसीजन। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कमीशन एंड एस शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करके परमानेंट कमीशन और एसएससी के बीच में डिफरेंस लिख लें, दोनों में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो
टाइम होता है वो 10 years होता है। रिक्रूटमेंट का टाइम, जो सर्विस का टाइम है आपका, वो 10 साल है, जो अगर सरकार चाहे, इफ द गवर्नमेंट फाइंड्स इट फिट, देन कैन बी एक्सटेंडेड टू 14 years मैक्सिमम। सो 10 years टाइम होता है, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको बढ़ा के 14 साल कर सकती है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। तो 10 साल में उनको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, या मिल जाए कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में विमेन है, और नहीं तो केंद्र सरकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 14 years, जबकि परमानेंट कमीशन टिल दे रिटायर, टिल शी retires, so which is usually 60 years। तो you can see कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिक्रूट हुए हैं तो 10 years, या फिर एक्सटेंडेड टिल 14 years ओनली, बट नाउ आफ्टर यू हैव बीन रिक्रूटेड अंडर परमानेंट कमीशन, तो आप रिटायर होंगे जब तक आप सर्व कर सकते हैं आर्मी में, यानी बेसिकली 60 years तक यू कैन सर्व। सो दैट्स अ बिग थिंग। नाउ पीसी में एक बहुत बड़ा पॉइंट है परमानेंट कमीशन में कि दे कैन अवेल पेंशन बेनिफिट्स। पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं परमानेंट कमीशन, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में नो पेंशन बेनिफिट्स। तो ये भी एक बड़ा नुकसान होता है विमेन ऑफिसर्स को, जो कि अब नहीं होगा फॉर्चुनेटली, नो पेंशन बेनिफिट्स। सो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से विमेन आर फाइटिंग हार्ड फॉर गेटिंग इन परमानेंट कमीशन। फॉर्चुनेटली दे हैव नॉट गॉट इनटू परमानेंट कमीशन। अब लास्ट क्वेश्चन इस पे जो बनता है वो ये बनता है कि व्हेन वर द विमेन वर फर्स्ट रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी। तो 1992 का आंसर है, ये ध्यान रखें। विमेन वर फर्स्ट रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, जो मैं आपको बता रहा था कि क्लैट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो 1992 में इंडियन आर्मी में पहली बार विमेन रिक्रूट हुई थी। ये ऐसे क्वेश्चंस आईलेट और क्लैट के फेवरेट होते हैं, बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं इनको हम। दे आर वेरी फेवरेट फॉर आईलेट एंड क्लैट बोथ। सो 1992 में दे वर रिक्रूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑन परमानेंट कमीशन विच इज बीइंग ग्रांटेड टू विमेन। हमने केस पढ़ा, वापस बता देता हूं, बबीता पूनिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो बेंच ने दिया, डीवाई चंद्रचूड़ एंड अजय रस्तोगी, इंपॉर्टेंट है। परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय दिस यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाउ वी हैव गॉन इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग दैट इज मेकिंग न्यूज इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। Likewise, that's how we finished today's class, but I would like to tell you that you can do this thing, that you can refer to various web sources for general knowledge, even law prep, the magazines or the portal पे जो GK का stuff दे रखा है। You can just pick up 10 to 15 topics of every month right from May 2019, और उन 10-15 टॉपिक्स पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आज जैसे हमने नोट्स लिखे, इस तरह डीप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होगा इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन समबडी हु कम्स एंड टीचेस यू। आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. You should do it. That's what I say. Now I'll again come in the next class and we'll discuss more about other topics happening. Till then, you please work self and hunt for new topics that are making news national wise or internationally, and do research on them, do study a lot and read a lot, and stay safe, stay home. Corona time, I know this is a pandemic time. Tough for everyone, but you have to feel and always realize that these are the times same for everyone. So nothing unique for you. So you just have to manage in whatever is being provided to you. Okay, so I'll see you in next class again. Till then, goodbye. Take care.